हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। यूपीएससी ईपीएफओ 2026, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2026-27 का रिक्रूटमेंट है। ऑलरेडी मैं आप सभी को बहुत पहले बता चुका हूं कि 2027 में आपका जो एग्जाम है ये रहने वाला है। ईपीएफसी तो कंफर्म ही है, ईओ में थोड़े से जो ग्लिच आ गए थे, क्लियर। हालांकि ये रिक्रूटमेंट 2027 में ही होना था, तो ये जो ग्लिच आए हैं वो इस साल के लिए आए हैं कि भाई प्रमोशन वाला सीन है या जो भी है, तो ये 2027 तक सॉर्टेड हो जाएगा और वहां पर आपको ईओ का भी रिक्रूटमेंट जो है डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। 250 गोल्डन फैक्ट की हमारी क्लासेस आज से शुरू हो रही है। हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी 31 मई से स्टार्ट हो चुका है हमारी एप्लीकेशन पर, जिसको कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। यदि आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो एनरोल जरूर करें। 250 गोल्डन फैक्ट, जिस सीरीज को बहुत सारा प्यार मिला लास्ट ईयर और आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर गोल्डन फैक्ट की सीरीज वापस से स्टार्ट कीजिए, तो हम लेकर आ गए गोल्डन फैक्ट 2.2। जी हाँ दोस्तों, ये गोल्डन फैक्ट 2.2 है, अब 2026 के लिए अपडेटेड है। अलॉन्ग विद दैट यहां पर हम न्यू लेबर कोड के भी गोल्डन फैक्ट यहां पर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि लेबर लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो आपका करने वाला है। आप ये मान के चलिए कि लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास यहां पर आपको देखने मिलेंगे। अब ये जो 15 क्वेश्चन है वो सीधे सीधे एक्ट से आते हैं। 2025 में आपने देखा था कि सीधे एक्ट पर क्वेश्चन आए थे और जितने भी हमारे गोल्डन फैक्ट के स्टूडेंट थे उन्हें डायरेक्टली बिना किसी समस्या के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। इस एक सीरीज से मैं वापस से खुला चैलेंज दूंगा सभी बच्चों की, तुम भाई आज मैं तुम्हें एक एक्ट कराने वाला हूं जो कि डेमो क्लास है आज की हमारी, फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट का आप डेमो देखो और इस डेमो देखने के बाद तुम कहीं से भी फैक्ट्रीज एक्ट के क्वेश्चन उठा के लगा लो। तुम पीवाईक्यू लगा लो, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर लगा लो, तुम गूगल कर लो, तुम चैट जीपीटी कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं के भी तुम क्वेश्चन लगाओगे तुम चुटकी में लगा दोगे। वो भी सिर्फ ये क्लास रहने वाली है 40 से 50 मिनट की। 40 से 50 मिनट की क्लास में 47 पेज का सबसे बड़ा एक्ट तुम्हारा कवर हो जाएगा, टू द पॉइंट, फैक्चुअल। बिल्कुल 2025 का पेपर उठा के देखो, 2026 का पेपर उठा के देखो, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते और वही क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पर कराने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं, उन पीवाईक्यू को भी मैंने इस बार मेंशन किया है, उनको आप किस स्लाइड से कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सारे एक्ट का ये निचोड़ रहने वाला है। ये क्वेश्चन है जो फैक्ट्रीज एक्ट से आए हैं लगातार। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले लिए फैक्ट्रीज एक्ट के, अलग अलग जो क्वेश्चंस आए इनको हम सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी। उससे पहले ईपीएफओ 2027 के लिए तुम तैयारी कर रहे हो और तुम एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख रहे हो जो कि एक वैलिड प्राइस पर तुम्हें मिले और बहुत शानदार कंटेंट के साथ मिले, तो आप हमारे फुल कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसकी कीमत 249 रुपए हमने लगी हुई है। लेटेस्ट कंटेंट है, लाइव क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्विज़ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ में 250 गोल्डन फैक्ट का तुम्हें फ्री एक्सेस मिलेगा। 250 गोल्डन फैक्ट्स का तुम्हें फ्री एक्सेस मिलेगा। मैं तुम्हें बता दूं 250 गोल्डन एक्ट की पीडीएफ की कीमत मात्र 999 रुपए, लेकिन इसका फ्री एक्सेस तुम्हें 2499 वाले कोर्स के साथ मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट तुम्हारे लिए फर्स्ट डे से ही, जिस दिन तुम एनरोल करोगे उस दिन से ही फ्री टेस्ट सीरीज को भी तुम यहाँ पर एनरोल कर पाओगे। इसके अलावा हमारा एक स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स भी है। यदि आप आपको लगता है कि भाई आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में हमने किन किन सब्जेक्ट को एनरोल करा है। हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट, ऑडिट, इंश्योरेंस, इंग्लिश, साथ में कंप्यूटर को भी यहाँ पर ले लिया है। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आपको हमारे स्पेशल कोर्स में मिलने वाले हैं और इसकी जो हमने प्राइस रखी हुई है ये 1199 रखी हुई है, 1199 रुपए इसकी प्राइस रखी हुई है। तो इन दोनों में से जिस भी कोर्स को आप परचेस करना चाहते हैं आप परचेस कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स में आपको गोल्डन फैक्ट, जिसकी गोल्डन फैक्ट 2.0 का फ्री एक्सेस मिलने वाला है। गोल्डन फैक्ट जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है लेबर लॉ के लिए। गोल्डन फैक्ट में मैं आपको सिर्फ 8 घंटे का कंटेंट देने वाला हूं, जिसमें आपके ओल्ड लॉज प्लस न्यू कोड दोनों के सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे और आपको ना तो बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ना किसी थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में मैं जो फैक्ट लेकर आया हूं ना ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से उठा कर लाया हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो छूटेगा या तुम्हें लग रहा है कि कुछ छूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। तुम इस डेमो क्लास को लो आज की, और आज जो हम एक्ट करने वाले हैं दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम एक्ट करने वाले हैं ये हमारा फैक्ट्रीज एक्ट। अब ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है, मैं आप सभी को खुला चैलेंज दे रहा हूं आज कि भाई तुम फैक्ट्रीज एक्ट का मेरा आज ये कंटेंट पढ़ो। 40 से 50 मिनट का कंटेंट है, उसके बाद तुम फैक्ट्रीज एक्ट के मनमर्जी जितने क्वेश्चन लगा लेना, तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इस मेरे गोल्डन फैक्ट से सॉल्व नहीं हो रहा होगा। सो लेट्स बिगिन नाउ, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। ठीक है, फैक्ट्स हैं तो
सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट, अडोलेसेंट और चाइल्ड। तुम 2023 का पेपर उठाओ, 2023 का तुम एएलसी का पेपर उठा लेना, तुम 2023 का एपीएफसी उठा लेना। एपीएफसी में चाइल्ड की डेफिनेशन पूछी गई थी और एएलसी में अडोलेसेंट की डेफिनेशन पूछी गई थी, या वाइस वर्सा है ना। ये क्वेश्चन मैंने लगाए हुए स्लाइड पर, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो हम सभी को पता है कि भाई अडल्ट क्या होता है, अडोलेसेंट क्या होता है और चाइल्ड क्या होता है। 0 to 14 चाइल्ड था, 15 ब्लू 18, 15 ब्लू 18 अडोलेसेंट था, और 18 प्लस हमने क्या देखा था भाई, अडल्ट देखा था। 18 प्लस हमने क्या देखा था, अडल्ट देखा था। देखो पहले ही स्लाइड से क्वेश्चन जो 2023 में तुम्हें देखने को मिला था, 1948 पर्सन इज एन अडोलेसेंट अटेनिंग द एज ऑफ, 2023 एएलसी में पूछा गया। यूपीएससी एएलसी 2023 में क्या पूछा गया था, नहीं, यहां पर देखो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहां पर, इसी तरह से एज से रिलेटेड था, 2023 एपीएफसी में भी क्वेश्चन था, ठीक है, 2023 एपीएफसी में भी क्वेश्चन था। क्लियर। तो सीधे क्वेश्चन तुम्हारे यहां से बनेंगे। एडोलेसेंट किसे बोला गया है, अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, काम खत्म। या 14 ईयर्स बट हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, ठीक है। तो भाई जो 14 साल का तो हो चुका है लेकिन 18 का नहीं हुआ। क्लियर, एडोलेसेंट। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा, अगली बात होती है नोटिस बाय ऑक्यूपायर, जो कि 15 डेज में दिया जाता है। कौन से नोटिस की बात करी जा रही है, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जब किसी भी परिसर को कारखाने के रूप में उपयोग करना शुरू करेंगे, बिफोर बिगिनिंग टू ऑक्यूपाई और यूज एनी परमाइसेज एज अ फैक्ट्री, बिफोर बिगिन टू ऑक्यूपाई द यूज ऑफ परमाइसेज एज अ फैक्ट्री। अब यहां पर क्या बोला गया है कि जो ऑक्यूपायर होगा वो जब भी किसी परमाइसेज को एज अ फैक्ट्री यूज करने वाला होगा, उसे अपने एरिया के इंस्पेक्टर को 15 दिन पहले नोटिस देना होगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो यूज करने वाला हूं एज अ फैक्ट्री। समझ आ रही है तुम्हारे दिमाग में बात, बिल्कुल खोपड़ी तक घुस रही है ना, बढ़िया। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला फैक्ट क्या है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी और ऑथोराइज्ड टू बी एक्सरसाइज द पावर ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन इंस्पेक्टर हु is or became the occupier of a factory or is become directly or indirectly interested therein। 2017 और 2023 का पेपर उठाओ तुम। 2017-2023 में सीधा इस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 4 स्टेटमेंट दिए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंस्पेक्टर, उसमें यही पॉइंट मेंशन था और इसी पॉइंट पर बेस्ड आपका करेक्ट आंसर था। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है कि भाई जो भी इंस्पेक्टर होता है या जो भी सर्टिफाइंग सर्जन होता है, वो इसके दो मतलब निकलते हैं कि भाई जो इंस्पेक्टर है या जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो कभी भी किसी भी कंपनी के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए, और यदि वो जुड़ा है तो वो कभी भी इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा, कभी भी सर्टिफाइंग सर्जन नहीं बन पाएगा, या फिर बाद में सर्टिफाइंग सर्जन बना है और इंस्पेक्टर बना और बाद में कभी जुड़ जाता है तो भी आगे कंटिन्यू नहीं रह पाएगा एज दीज पोस्ट। क्लियर है, आई गेस सभी बच्चों को क्लियर होगा। ये वर्ड याद रखना है, सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन पर 2023 एपीएफसी का पेपर तुम फिर से उठाकर देखो। 2023 में एक टेबल आई थी, बहुत सारे नंबर ऑफ ऐसे कीवर्ड दिए हैं ना, मैंने यहाँ पर कीवर्ड ऐड करे आप सभी के लिए। हर एक एक्ट के कुछ स्पेशल कीवर्ड है, जैसे सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट का कीवर्ड है। क्यों, क्योंकि सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट में एक ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट की बात करता है कि सर्टिफाइंग सर्जन नेम का एक अपॉइंटमेंट होगा। अब इसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि पहले ये आइडेंटिफाई करने का काम कि भाई जो एम्प्लॉय लगा है वो कहीं चाइल्ड तो नहीं है, कहीं एडोलेसेंट तो नहीं है। क्लियर। इसके अलावा इंजरी के केस में वेरिफिकेशन करना, सर्टिफिकेट देना एडोलेसेंट का या एडल्ट का, तो ये सभी काम सर्टिफाइंग सर्जन के होते हैं। तो सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट का एक कीवर्ड है, याद रखना है। 2023 में टेबल में एक क्वेश्चन आया था। हर एक एक्ट के कुछ कीवर्ड होते हैं और वो तुम यहाँ पर डायरेक्टली मिलते जाएंगे। तुम बेयर एक्ट रटते रटते थक जाओगे, इन चीजों को तुम मिस कर दोगे, यही चीज एग्जाम में आती है। और मैंने क्या किया, पूरे बेयर एक्ट को दिन रात पढ़ के 250 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट तुम्हारे लिए निकाले हैं 14 एक्ट से। इसके अलावा 100 प्लस फैक्ट और निकाल के लाया हूं मैं 4 लेबर कोड से, नए लेबर कोड से। तो लगभग अब इस बार तुम्हें 350 फैक्ट मिलने वाले हैं। कितने फैक्ट मिलने वाले हैं, 350 फैक्ट मिलने वाले हैं। 250 फैक्ट वो हैं जो पुराने एक्ट में हैं और 100 नए फैक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे 4 न्यू लेबर कोड से निकल कर आ रहे हैं। क्लियर। तो ऐसे 100 फैक्ट, 350 फैक्ट हैं। इन 350 फैक्ट का जो कंटेंट है लगभग 8 घंटे का कंटेंट, और इस कंटेंट को तुमने पढ़ लिया ना, तुम्हें कोई भी पीडीएफ किसी भी तरह की एक्ट की क्लास कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चलो अगला क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ हेल्थ, है ना, प्रोविजन ऑफ हेल्थ।
अब प्रोविजन ऑफ हेल्थ क्या बोलते हैं समझो। कई सारे प्रोविजन है हेल्थ के, हम सभी को पता है कि अलग अलग क्लॉज में, अलग अलग सेक्शंस में तुमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, तीन चीजों पर बात करता है आपका ये एक्ट। तो इन सभी के प्रोविजन से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहला जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन निकल कर आता है वो आता है पेंटिंग ऑफ परमाइसेस से। परमाइसेस यानी कि जो कंपनी के बिल्डिंग है उसके रखरखाव, पेंटिंग, देखभाल के लिए। तो क्या बोला गया है हेल्थ प्रोविजन में, यदि कोई भी कंपनी है जहां पर ऑयल पेंट का यूज हुआ है दीवार पर, तो हर 5 साल में उसको ऑयल पेंट कराना होगा। यदि कोई कंपनी है जिस पर वाटर पेंट का यूज हुआ है तो हर 3 साल में वाटर पेंट कराना होगा। और वाटर वॉशिंग यानी धुलाई पुछाई जो है वो हर 6 महीने में करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि साफ सफाई रहेगी तो वहां पर रहने वाले जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर साफ सफाई मिलेगी, सैनिटेशन मिलेगा, उनकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो पेंटिंग से रिलेटेड तीन, आपको साफ सफाई से रिलेटेड तीन प्रोविजन याद रखने हैं। ऑयल पेंट के केस में हर 5 साल में होना चाहिए, वाटर पेंट के केस में हर 3 साल में होना चाहिए, वाटर वॉशिंग के केस में 6 महीने में होना चाहिए। एक पेज की थ्योरी दी है तुम्हारे बेयर एक्ट में, थक जाओगे तुम पढ़ के। आता सिर्फ इतना ही है, उठा के देख लेना, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ का हर एक फैक्ट ऐसा है जिस पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुका है 2017 से लेके आज तक। ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग से रिलेटेड प्रोविजन क्या है? अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। ये एक्ट आपका 1948 में आया। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी कंपनियां दुनिया के 1948 के बाद ही बनी है, ऐसा है तो बहुत सारी कंपनियां पहले भी बन गई थी, बहुत सारी कंपनियां बाद भी बनी है। तो अब दो क्लॉजेज हैं ओवर क्राउडिंग के लिए। वो कंपनियां जो 1948 से पहले अस्तित्व में थी और वो कंपनियां जो 1948 के बाद अस्तित्व में आई। तो वो सभी कंपनियां जो 1948 से पहले अस्तित्व में थी उनके लिए कंडीशन है कि 9.9 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए पर पर्सन के पास। मतलब एक कर्मचारी काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक वर्कर काम कर रहा है, तो उसके पास 9.9 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए काम करने के लिए। कितना स्टैंडर्ड आपको स्पेस देना होगा? एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब वो कंपनियां जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं, अस्तित्व में हैं इस एक्ट के कमेंसमेंट पर, मतलब 1948 के पहले वाली सारी कंपनियों पर ये चीज लागू होगी। अब वो कंपनियां जो इस एक्ट के बाद बनेंगी, मतलब 1948 या उसके बाद जब कंपनियां बनेंगी, तो उनके लिए कंडीशन क्या है कि 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस देना होगा पर पर्सन के लिए। समझ में आ रही है? तो दिमाग में बिल्कुल चीजें फिट होनी चाहिए तुम्हारे कि कंपनी, ये एक्ट के आने के पहले वाली कंपनियों को पर पर्सन 9.9 क्यूबिक मीटर का स्पेस देना होगा, और 1948 के बाद आने वाली कंपनियों के लिए प्रोविजन क्या है? 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस जो है वो देना होगा। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी क्या बोली गई है कि हर वो कंपनी जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर हॉट वेदर में होना ही चाहिए, मतलब गर्मियों के समय ठंडा पानी मिलना चाहिए। इस एक क्लॉज के साथ मैं पर्सनली थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूं। मान लीजिए कहीं पर 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो क्या उन 50 लोगों को पानी पीने का हक नहीं है ठंडा? क्या जहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं तो क्या उन 10 लोगों को ठंडा पानी पीने का हक नहीं है? तो मैं पर्टिकुलर मानता हूं कि भाई ये क्लॉज ठंडे पानी के लिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये हर जगह होना चाहिए, कंपलसरी है और होना ही चाहिए, खैर है, होता भी है। बाकी रिटन फॉर्म में एक्ट में भी ये होना चाहिए था। अगला क्या है? लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स के लिए क्या व्यवस्था करी गई इस एक्ट में? तो इस एक्ट में बोला गया है कि जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर्स हैं, जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर हैं, वहां पर जितनी भी लेट्रिन्स या यूरिनल्स हैं शैल बी प्रिस्क्राइब्ड सैनिटरी टाइप्स। मतलब जितनी जो स्टैंडर्ड इस एक्ट में बताया गया उस स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है? फ्लोर और इंटरनल वॉल जो है वो 90 सेंटीमीटर की हाइट तक होनी चाहिए, यही है बस, ठीक है। तो लैट्रिन और यूरिनल जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर से होनी चाहिए और उनकी जो दीवार होनी चाहिए वो 90 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्पिटेंस, स्पिटेंस मतलब थूकदान। थूकदान के लिए क्या बात करी गई है कि भाई देखो, थूकदान के लिए सिर्फ एक प्रोविजन दिया गया। थूकता कौन है? बेसिकली वर्कर्स थूकते हैं। तो जो कंट्रावेन करेंगे, जो इस नियम कानून को तोड़ेंगे, उनके ऊपर 5 रुपए का फाइन लगेगा अधिकतम, नॉट एक्ससीडिंग, मतलब अधिकतम 5 रुपए का फाइन लगेगा। 5 से ज्यादा का फाइन नहीं लगेगा, सिर्फ 5 रुपए का फाइन लगेगा। अब देखो इस पर्टिकुलर हमारी जो गोल्डन फैक्ट की सीरीज है ना, इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर ना मैंने कीवर्ड लिए, मैंने बहुत कम थ्योरी लिए, तो चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, दोनों ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। और इस एक सीरीज को लगाने के बाद मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज तुम जाकर कोशिश करना कि 50 क्वेश्चन के आसपास तुम लगा लो फैक्ट्रीज एक्ट के। तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरी ये पीडीएफ कितनी ज्यादा पावरफुल है, इस पीडीएफ के मायने कितने ज्यादा हैं तुम समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं सेफ्टी के प्रोविजंस पर।
तो सेफ्टी के क्या क्या प्रोविजन दिए जरा समझो। यहाँ पर सेफ्टी के प्रोविजन में सबसे पहला है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स हर 12 महीने में इन्हें एग्जामिन करना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं, चेन्स होती हैं, रोप्स होती हैं, मतलब जो खदान में नीचे जाने ऊपर लाने वाली लिफ्ट होती है, रस्सी होती है, रोप बेस होती है, हर 12 महीने में एक कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इसके लिए योग्य हो उसको लगाना चाहिए, उसके द्वारा इसका पूरा का पूरा क्या कराना चाहिए, इंस्पेक्शन कराना चाहिए। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। विमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स नॉट अलाउड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आया है, एपीएफसी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन 2023 में, और एएलसी में भी आ चुका है 2023 में क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो 4 ऑप्शन दिए तो उनमें से एक था, ठीक है, कि विमेन एंड चिल्ड्रन वेदर अलाउड और नॉट अलाउड नियर कॉटन ओपनर्स। तो भाई कॉटन ओपनर के आसपास चिल्ड्रंस और जो विमेन्स होती हैं ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रिस्की काम है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 2025 में और 23 में दोनों में पूछा जा चुका है सेफ्टी ऑफिसर का। तो सेफ्टी ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो अलग अलग एक्ट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेफ्टी ऑफिसर वहां पर जरूरी है जहां पर 1000 या ज्यादा वर्कर होंगे, और वेलफेयर ऑफिसर वहां पर जरूरी है जहां पर 500 प्लस वर्कर होंगे। यही पर याद रख लो। सेफ्टी ऑफिसर के लिए सिनेरियो क्या है, 1000 या ज्यादा वर्कर होंगे तो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है, और वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना कहां कंपलसरी है, जहां पर 500 या 500 से ज्यादा वर्कर होंगे, जहां पर 500 या 500 से क्या होंगे, ज्यादा वर्कर होंगे। गॉट इट, गॉट इट। चलो अब बात करते हैं साइट अप्रेजल कमेटी। साइट अप्रेजल कमेटी, साइट अप्रेजल कमेटी पर क्वेश्चन आ चुका है, देखो ये वो मैंने यहां पर ही लगा दिया है आई गेस। ठीक है, साइट अप्रेजल कमेटी, हेल्थ फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री की डेफिनेशन दी है, ये दिया हुआ है। साइट अप्रेजल कमेटी पर क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ ये रहा। सेफ्टी कमेटी टू बी कंस्टिट्यूट, ये सेफ्टी कमेटी के ऊपर क्वेश्चन था जो आगे हम पढ़ेंगे। साइट अप्रेजल कमेटी पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, साइट अप्रेजल कमेटी पर क्वेश्चन अगेन 2023 में आया था। ठीक है, क्या था साइट अप्रेजल कमेटी, देखो जरा, मैं तुम इसलिए दिखा रहा हूं क्वेश्चन ताकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप प्रूफ दीजिए, तो ये रहा भाई तुम्हारे लिए प्रूफ कि जो फैक्ट मैं ले रहा हूं वही फैक्ट पर क्वेश्चन आते हैं, या ये बोले कि भाई क्वेश्चन फैक्ट पर ही आते हैं। और आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले जितने भी अब एग्जाम होंगे इसके 2025 में इंडिकेशन मिल गया है कि सारे क्वेश्चन एक्ट से पूछे जाएंगे, बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आ रहा और आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो साइट अप्रेजल कमेटी की यदि हम बात करें तो साइट अप्रेजल कमेटी में काम क्या होता है, देखो साइट अप्रेजल कमेटी का काम होता है हैजार्डस प्रोसेस में जो भी कंपनियां फैक्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं उन्हें रिकमेंडेशन देना। कब देना, 90 डेज में देना। सबसे पहली चीज तो यहीं से तुम्हें याद रखनी है कि साइट अप्रेजल कमेटी का काम होता है वो सारी कंपनियां फैक्ट्रियां जो हैजार्डस प्रोसेस में काम करती हैं उनको रिकमेंडेशन देना 90 डेज में। रिकमेंडेशन देना मतलब ऐसी रिकमेंडेशन देने की भाई आप ऐसे कौन कौन से मेजर्स लें कि आपके हैजार्डस प्रोसेस से होने वाली दुर्घटनाएं कम हो सकें, नल एंड वॉइड हो सकें, या उनको आप अवॉइड कर सकें। ठीक है, अब साइट अप्रेजल कमेटी की बात करें तो टोटल 14 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 14। इसमें से मेन मेंबर्स होते हैं 9 और कोऑप्टेड मेंबर्स होते हैं 5। हम इन 9 मेंबर्स को पढ़ने वाले हैं। किनको पढ़ने वाले हैं, 9 मेंबर्स को पढ़ने वाले हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिखाया गया वो 9 मेंबर पर ही बेस्ड था। तो मेन मेंबर की यदि हम बात करें जो कि कितने होते हैं, 9 होते हैं। इनमें से एक तो चेयरमैन होता है, और चेयरमैन कौन बनता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट, मतलब उस स्टेट का जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वो बाय डिफॉल्ट या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाएगा साइट अप्रेजल कमेटी का। मेरे साथ सभी लोग कमेंट सेक्शन में बोलो कि साइट अप्रेजल कमेटी में जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, चीफ इंस्पेक्टर होगा उस स्टेट का। अब इसके अलावा अब बात करते हैं मेंबर्स की। तो मेंबर कौन कौन होंगे, देखो 2 मेंबर होंगे वाटर पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, वाटर पोल्यूशन डिपार्टमेंट से। एक सेंट्रल बोर्ड से आएगा, दूसरा स्टेट बोर्ड से आएगा। क्लियर है? तो वाटर पोल्यूशन बोर्ड से 2 मेंबर होंगे, एक सेंट्रल वाले बोर्ड से, एक स्टेट वाले बोर्ड से। वहीं एयर पोल्यूशन बोर्ड से भी 2 मेंबर होंगे, अगेन सेम, एक सेंट्रल बोर्ड से होगा और एक स्टेट बोर्ड से होगा। फिर एक व्यक्ति होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से होगा, एक व्यक्ति होगा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से होगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि एक्सपर्ट होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड, और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो टाउन प्लानिंग और डिपार्टमेंट से होगा। तो मतलब 4 तो 6, 2 8 और एक चेयरमैन 9, ये 9 मेंबर होगा आपके। क्लियर है? अब यदि तुम बेटा इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना, तुम बेयर एक्ट के पास जाओगे थ्योरी पढ़ने,
तुम परेशान हो जाओगे, 1.5 पेज की थ्योरी है और तुम इस चीज को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे, जिस चीज को मैंने बहुत सिंपली लिख दिया। तुम्हें यदि लगता है कि बेयर एक्ट से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम जाकर बेयर एक्ट पढ़ो, उस थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद तुम इसे देखो, तुम समझ आएगा कि मैंने मेहनत करके तुम्हारे लिए डेटा दे दिया, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है पूरा बेयर एक्ट पढ़ने की। स्टिल तुम्हें गधा मजदूरी करनी है तो तुम बेयर एक्ट पढ़ सकते हो। यदि तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देने भाई, तो तुम इस पीडीएफ को पढ़ो। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में तुम्हें पढ़ना, तुम यहाँ पर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। अगली है इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इंक्वायरी कमेटी को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसका काम क्या होता है? इसकी बॉडी क्या होती है? चेयरमैन प्लस 2 मेंबर, यानी कि चेयरपर्सन प्लस 2 अदर मेंबर, यानी कि 3 मेंबर बॉडी होती है। कितनी बॉडी होती है? 3 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है। द इवेंट of the occurrence of an extraordinary situation involving a factory engaged in hazardous process। क्या बोला गया है? जब कोई भी असाधारण स्थिति घटती है किसी भी खतरनाक प्रक्रिया में काम करने वाली कंपनी में, तो वहां पर इंक्वायरी कमेटी बैठती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और एक 2 अलग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब समझ लो इस चीज को। होता क्या है, हैजार्डस प्रोसेस होंगी तो कई बार हो सकता है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर प्लांट है जहां जिसे हैजार्डस प्रोसेस माना जाता है, तो न्यूक्लियर प्लांट में कोई लीक हो जाता है या कुछ ब्लास्ट हो जाता है, या मान लीजिए कोई माइन है तो वहां पर माइन धंस जाती है, या कहीं ऑयल टैंकर फट जाता है ऑयल फील्ड में, तो ये हैजार्डस प्रोसेस कहलाती है और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस कहलाती हैं। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो हर उस सिचुएशन में एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। ठीक है, जिसे कौन अपॉइंट करेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जिसमें एक चेयरमैन होगा, 2 अलग मेंबर होंगे, यानी कि ये 3 मेंबर बॉडी होगी। क्लियर? आसानी से पढ़ लिया तुमने, एक पेज की थ्योरी पढ़ते रहता है भाई। तो अब वेलफेयर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नंबर याद रखने, नंबर बहुत जरूरी है। यदि वेलफेयर से कुछ पूछा जाएगा तो वो नंबर बेस्ड ही पूछा जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो कितने भी पुराने पेपर उठा के देख लो, वेलफेयर से जो क्वेश्चन है वो नंबर बेस्ड ही है। तुम 2001 से लेकर तुम 2025 तक के सारे पेपर उठाकर देख लो। तो पहला बात है फर्स्ट एड अप्लायंसेस। तो हर उस कंपनी में जहां पर 1 से 50 से ज्यादा वर्कर है, जहां पर 150 या 150 से ज्यादा वर्कर्स हैं, वहां पर फर्स्ट एड अप्लायंसेस होना कंपलसरी है। दूसरी चीज, जहां पर 500 से ज्यादा वर्कर होंगे वहां पर एम्बुलेंस रूम होना कंपलसरी है। कैंटीन के लिए कहानी क्या है? 250 वर्कर्स। यदि 250 वर्कर्स हैं, इससे ज्यादा हैं, तो कैंटीन कंपलसरी है। तो क्या है? कैंटीन कंपलसरी है। इसके अलावा शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स के लिए सिनेरियो क्या है? 150 या इससे ज्यादा वर्कर्स होंगे, 150 या इससे ज्यादा वर्कर्स होंगे तो वहां पर 150 या इससे ज्यादा वर्कर्स होंगे तो वहां पर शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स और लंच रूम्स होना कंपलसरी है। शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम होना कंपलसरी है। इसके बाद क्रीच फैसिलिटी। क्रीच फैसिलिटी के लिए नंबर याद रखना है, कई जगह है ऐसी कंपनी जहां पर 30 विमेन वर्क करती हैं और जिनके पास जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, वो 6 साल से कम उम्र के हैं, तो वहां पर क्या होगा? क्रीच फैसिलिटी कंपलसरी है। ठीक है, तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स वहां होना जरूरी है जहां 150 वर्कर हो। एम्बुलेंस कहां पर होना जरूरी है? जहां पर 500 वर्कर्स हो। कैंटीन कहां होनी जरूरी है? जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर्स हो। शेल्टर, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स वहां पर होने जरूरी है जहां पर 150 या ज्यादा वर्कर्स हैं। क्रीच फैसिलिटी वहां पर होनी जरूरी है जहां पर 30 विमेन मिनिमम एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं, तो वहां पर क्रीच फैसिलिटी का होना जरूरी है। ठीक है, मैंने बताया था वेलफेयर ऑफिसर के बारे में सिनेरियो। तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए क्या है भाई? 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स। तो देखो, एक है सेफ्टी ऑफिसर, वो कब लगेगा? जब 1000 से ज्यादा वर्कर्स होंगे। फिर एक है वेलफेयर ऑफिसर, वो कब लगेगा, कब अपॉइंट होगा? जब 500 से ज्यादा वर्कर्स होंगे। और ये दोनों प्रोविजन किस में मिल रहे हैं तुम्हें? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में तुम्हें ये दोनों प्रोविजंस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है तुम्हें? सारी चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? मुझे बताओ। हर एक स्टूडेंट जो है वो मुझे बताएगा कि चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मैं वेट कर रहा हूं सभी बच्चों के रिप्लाई का कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखो फिर मैं बता रहा हूं दोस्तों कि मैं इस क्लास को इस तरह से बना रहा हूं कि 40 से 50 मिनट में तुम्हारा एक बड़ा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 8 घंटे का कंटेंट और तुम्हारे 14 ओल्ड एक्ट प्लस 4 न्यू लेबर कोड, यानी कि टोटल 18 एक्ट। यदि तुम इनको बेयर एक्ट या अदर नोट से पढ़ोगे
तो तुम्हें 15-20 दिन, महीनों लग जाएंगे। लेकिन मेरे 60 घंटे के कंटेंट को पढ़ लो तुम एक बार, उसके बाद तुम किसी भी कोर्स को बीट कर सकते हो, किसी भी नोट्स को बीट कर सकते हो, और सारे के सारे बेयर एक्ट को तुम बीट कर सकते हो, गारंटीड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्किंग आवर्स इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आया वर्किंग आवर्स पर, ठीक है, बार बार क्वेश्चन जो वर्किंग आवर्स पर पूछा गया है। तो वर्किंग आवर्स में डेली लिमिट है और वीकली लिमिट है। दो तरह के केस होते हैं, नॉर्मल केस होते हैं और स्पेशल केस होते हैं, जिन्हें हम स्प्रेड ओवर कहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम वाला समय कहते हैं। तो देखो, डेली आवर्स के सिनारियो ये है कि भाई एक दिन में आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, जिसमें 30 मिनट का लंच भी इंक्लूड है, जिसमें 30 मिनट का ब्रेक भी इंक्लूड है, ठीक है। और एक स्प्रेड ओवर के केस में डेली आप 10.5 आवर्स यानी कि 10.5 घंटे ज्यादा काम नहीं करा सकते, और यहां भी तुम्हारा 30 मिनट का ब्रेक इंक्लूड होने के साथ साथ, ठीक है। वहीं वीकली आवर्स की बात करें तो एक सप्ताह में अधिकतम आप 48 घंटे काम करा सकते हैं, और स्पेशल केस की बात करें तो, स्प्रेड ओवर की बात करें, स्पेशल केस की बात करें तो एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते। क्लियर है? अब ध्यान से समझो। 30 मिनट फॉर मैक्स 5 आवर्स ऑफ द वर्क, क्या बोला गया है? इंटरवल्स आपको देने होंगे हर 5 घंटे के बाद, हर 5 घंटे के बाद 30 मिनट का इंटरवल देना कंपलसरी है, ठीक है। 5 घंटे अधिकतम आप काम करा सकते हो, मतलब एक बार या लगातार में आप 5 घंटे ज्यादा काम नहीं करा सकते। एक और चीज, डबल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अलाउड रहेगी या नहीं रहेगी? नॉट अलाउड लिखा हुआ है। कोई भी अडल्ट वर्कर जो है वो डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि बियॉन्ड 48 आवर्स आप काम करोगे तो वो ओटी कहलाएगा, यानी कि ओवर टाइम कहलाएगा, ये समझो। बियॉन्ड 60 आवर्स आप बात करोगे तो वो ओटी कहलाएगा। हालांकि नॉर्मल सिनेरियो में वो ओटी की बात हुई थी, तो आप 48 आवर्स प्लस जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ओटी में काउंट होगा, मतलब ये जो 60 आवर्स ऊपर का ये भी ओटी में ही काउंट होंगे। और ओटी का जो पैसा मिलता है ये मिलता है डबल रेट से, डबल द नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल रेट होंगे उससे डबल रेट मिलता है ओटी में। क्लियर है? तो एक बार फिर से हम इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। वर्किंग आवर्स के सिनेरियो क्या होते हैं? नॉर्मल और स्पेशल केस या स्प्रेड ओवर का केस। नॉर्मल केस क्या होता है? 9 घंटे आप एक दिन में अधिकतम काम करा सकते हो 30 मिनट के ब्रेक के साथ। स्प्रेड ओवर में भी आप 10.5 घंटे काम करा सकते हो 30 मिनट के ब्रेक के साथ। एक हफ्ते में नॉर्मल सिनेरियो में आप अधिकतम 48 घंटे काम करा सकते हैं, और स्प्रेड ओवर के केस में आप अधिकतम 60 घंटे काम करा सकते हैं। 48 घंटे के बियॉन्ड जो वर्क जाएगा वो ओवर टाइम में काउंट होगा, और ओवर टाइम का जो पेमेंट होगा वो डबल रेट से होगा, मतलब इन 48 घंटे का जो पेमेंट होगा उसमें पर घंटे का यदि आप निकालो तो ओटी में पर घंटे का उससे जस्ट डबल मिलेगा। इंटरवल्स क्या होंगे? हर 30 मिनट का इंटरवल मिलेगा अधिकतम 5 घंटे काम करने के बाद, मतलब 5 घंटे से ज्यादा काम बिना ब्रेक के तो नहीं करा सकते आप। ये वर्किंग आवर्स थे किसके लिए? अडल्ट के लिए। अडल्ट की मतलब 18 प्लस वालों के लिए। किसके लिए थे? 18 प्लस वालों के लिए। चलो बढ़ते हम आगे की तरफ। अब बात करेगी यहाँ पर एक रजिस्टर को मेंटेन करने की बात करेगी। किसको मेंटेन करने की बात करेगी भाई? रजिस्टर्स को मेंटेन करने की बात करेगी। तो जो रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा वो अडल्ट वर्कर के लिए भी मेंटेन किया जाएगा, चाइल्ड और यंग वर्कर के लिए भी मेंटेन करा जाएगा। क्या बोला गया है कि जो रजिस्टर मेंटेन करा जाएगा उसको लास्ट एंट्री होने के 30 साल बाद तक आपको अपने रिकॉर्ड में रखना होगा, चाहे वो अडल्ट का इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो चाइल्ड या यंग वर्कर की इंफॉर्मेशन हो। क्लियर है? जो भी रिकॉर्ड है वो लगभग 30 साल तक आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अब सर इसमें रिकॉर्ड क्या होगा? इसमें आपके वर्कर का नेम होगा, उसके वर्क का नेचर होगा, और उसकी शिफ्ट होगी कि वो किसके शिफ्ट में काम करता था। इतनी सारी चीजें यहां पर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नो अडल्ट चाइल्ड वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अनलेस हिज नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स हैव बीन entered in the registered space respectively। तो क्या बोला गया है कि जब तक इस रजिस्टर में किसी भी वर्कर का नेम नहीं होगा, चाहे वो अडल्ट वर्कर हो, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो यंग वर्कर हो, जब तक इस रजिस्टर में उसका नाम नहीं आएगा, जब तक इस रजिस्टर में उसका नाम नहीं आएगा तब तक आप उससे काम नहीं करा पाएंगे, तब तक आप उससे काम नहीं करा सकते। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देगा?
तो देखो जो लोग 14 ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जारी किया जाएगा, जो कि 12 महीने के लिए वैलिड रहता है, और हर 12 महीने बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जारी किया जाना पड़ता है। और ये कौन करता है? सर्टिफाइंग सर्जन। हमने देखा था सर्टिफाइंग सर्जन पढ़ा था ना, तो वही सर्टिफाइंग सर्जन हर 12 महीने में सर्टिफिकेट जारी करता है। किसके लिए जारी करता है? जो 14 प्लस हैं, जो चाइल्ड की कैटेगरी से बाहर निकल गए हैं, जो चाइल्ड की कैटेगरी से बाहर निकल गए हैं, जो 14 प्लस हो चुके हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन बनाएगा। इसीलिए सर्टिफाइंग सर्जन एक इंपॉर्टेंट और विटाल रोल प्ले करेगा यहां पर इस पर्टिकुलर एक्ट में। समझ आया सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। बात करते हैं वर्किंग आवर्स फॉर चाइल्ड, चाइल्ड के लिए वर्किंग आवर्स। तो देखो वर्किंग आवर्स ऑफ चाइल्ड के लिए हम बात करें तो यहाँ पर डेली लिमिट बस तुम्हें याद रखनी है, दो केस है, नॉर्मल केस और स्प्रेड ओवर केस। नॉर्मल केस क्या बोलता है कि आप एक दिन में 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, इंक्लूडिंग ब्रेक ऑफ 30 मिनट। और स्पेशल केस बोलता है कि आप स्प्रेड ओवर में भी एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, इंक्लूडिंग ब्रेक ऑफ 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट का ब्रेक, उसको मिला के 4.5 घंटे एक दिन में काम सामान्य दिनों में, और 30 मिनट का ब्रेक, उसको मिला के 5 घंटे काम स्प्रेड ओवर में, स्पेशल केसेस में। वीकली के लिए यहां पर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। अब यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखनी है कि चाइल्ड के केस में जो ब्रेक है वो 30 मिनट का होगा हर 3 घंटे में, मतलब आप 3 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करा सकते। ठीक है, वेरी गुड। और डबल एम्प्लॉयमेंट यहां भी अलाउड नहीं है। अडल्ट के केस में भी डबल एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं थी, यहां भी अलाउड नहीं है। ठीक है, वहां पर डेली लिमिट क्या थी? 9 घंटे और 10.5 घंटे इंक्लूडिंग ब्रेक। यहां पर क्या है? 4.5 घंटे और 5 घंटे इंक्लूडिंग ब्रेक। वहां पर ब्रेक का सिनेरियो क्या था? हर 5 घंटे में 30 मिनट का, यहां पर हर 3 घंटे में 30 मिनट का, मतलब एक बार में अधिकतम 3 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते। पसंद आ रहा है तो सभी बच्चे कमेंट करते जाएंगे, रिक्वेस्ट है मेरी। अब बात करते हैं एनुअल लीव विद वेजेस, या इसे हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पेड लीव। कंसेप्ट ऑफ पेड लीव इसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपको छुट्टियां मिलती है ना, जितने भी लोग होते हैं, जैसे 15 EL, CL, कैजुअल, व्हाटएवर जो भी आपको मिलते हैं, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि 240 दिन के लिए पहले तो प्रीवियस ईयर में आपने काम किया हो। यदि आपने काम किया है 240 दिन का, तो आप नेक्स्ट ईयर साइकिल में पेड लीव के लिए एलिजिबल होंगे। यदि एक ऐसा वर्कर है जिसने 240 दिन काम किया है, तो भाई वो पेड लीव के लिए क्या है? एलिजिबल है। अब इसमें क्या कंडीशन होती है? एडल्ट को 1 दिन की लीव मिलती है हर 20 दिन काम करने के बाद, मतलब 20 दिन यदि आपने काम कर लिया तो आप एक पेड लीव के लिए एलिजिबल हो गए। वहीं चाइल्ड के केस में क्या होता है? 1 डे की लीव मिलती है फॉर एवरी 15 डे वर्क। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो अडल्ट और चाइल्ड दोनों सिनेरियो में याद रखना है, 1 डे लीव फॉर एवरी 20 डे वर्क, 1 डे लीव फॉर एवरी 15 डे वर्क फॉर चाइल्ड एंड फॉर एडल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एनुअल लीव विद वेजेस, लेकिन उससे पहले 240 दिन का वर्किंग सिनेरियो क्लॉज पूरा करना होता है। ठीक है, अब इस चीज को तुम थ्योरी में पढ़ोगे ना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, स्पेशली यदि आप एक नए स्टूडेंट हैं जो लेबर लॉ पहली बार पढ़ रहे हो, और पहली बार यदि आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए गोल्डन फैक्ट जो है ना, वो बहुत पसंद किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। अब बात करते हैं पेनाल्टीज एंड फाइन्स। क्या क्या पेनल्टीज और फाइन जो है वो लगती है इस एक्ट के तहत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पेनल्टी की। यहाँ इस टेबल में आप देखोगे पेनल्टी का टाइप है, सॉरी क्या केस है जिसमें पेनल्टी लगेगी, उसमें फाइन, इम्प्रिजनमेंट, और यदि रिपीट होगा तो क्या सिनेरियो होगा, इसके बारे में बात करेगी। तो जनरल पेनल्टी क्या बोलती है? जो कि ऑक्यूपायर और मैनेजर पर लगेगी, ये लगेगी 1 लाख रुपए तक की। इसमें सजा हो सकती है 2 साल तक की, और यदि इस गलती को रिपीट किया गया तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख तक का फाइन जो है वो बढ़ के लग सकता है आपको। यदि आपने गलती करी और उसे सॉर्ट नहीं किया तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 1000 रुपीज पर डे आपको फाइन और जो है वो बढ़ती जाएगी। 1 लाख तो स्टैंडर्ड है, जैसे आपकी गलती पकड़ी गई आपको 1 लाख का फाइन लगेगा। लेकिन यदि आपने तुरंत उस गलती को नहीं सुधारा तो उसके बाद हर एक दिन के लिए 1000 रुपए के रेट से आपको फाइन और लगती रहेगी। कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 87, यदि आपने 87 सेक्शन को कंट्रावेन करा, जो कि तुम्हें याद करना जरूरी नहीं है, और आपके कंट्रावेन करने की वजह से एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है,
तो 25,000 का फाइन लगेगा। यदि एम्प्लॉय को कोई इंजरी होती है तो आप 5,000 का फाइन लगेगा। समझ रहा हूं, मतलब आपने कंट्रावेन किया 87 में जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड है 87 सेक्शन। तो यदि आपने सेक्शन 87 में कंट्रावेन करा और उसकी वजह से डेथ होती है तो 25,000 का फाइन, और केवल इंजरी होती है तो 5,000 का फाइन। ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर को अपने काम करने में रोकना, जांच पड़ताल करने में रोकना, इन्वेस्टिगेशन करने में रोकना, यदि ऐसा किया जाता है तो 10,000 तक का फाइन लग सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है। रॉन्गफुल डिस्क्लोजिंग अंडर सेक्शन 91, सेक्शन 91 बोलता है चीजों को डिस्क्लोज करना। यदि आपने गलत तरीके की डिस्क्लोजमेंट करी, जानकारी दी, तो उस केस में 10,000 तक का फाइन और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। कंट्रावेंशन होता है 41A, यदि कंट्रावेंशन होता है 41A, 41C, 41B और 41H में तो 2 लाख तक का फाइन है, 7 साल तक की जेल है, और यदि रिपीट किया जाता है तो 10 साल तक की जेल होगी। ये वेलफेयर के प्रोविजंस हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। यदि फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया जाता है, मतलब जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो क्या करता है, एक फॉल्स सर्टिफिकेट दे देता है। मान लो 13 साल का कोई बच्चा है, उसको सर्टिफिकेट देके 14 साल का बना देते हैं, 14 प्लस का बना देते हैं और उससे काम करवाने लगते हैं, तो उस केस में 1,000 का फाइन लगेगा और 2 महीने की जेल होगी, ठीक है। डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, यदि कोई चाइल्ड को डबल एम्प्लॉयमेंट में इंगेज करता है तो 1,000 का फाइन लगेगा। वहीं ऑफेंस बाय वर्कर्स, यदि वर्कर्स के द्वारा कोई ऑफेंस होता है तो 500 रुपए तक की फाइन जो है वो लग सकती है। कितने तक की फाइन लग सकती है? 500 रुपए तक की फाइन जो है वो लग सकती है। क्लियर है? तो यहां तक फाइन तक चीजें सही बच्चों को समझ आ गई ना? ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आती है आपकी स्केड्यूल पर। कुछ एक्ट ऐसे जिनमें पीछे कुछ स्केड्यूल्स दिए गए हैं, उन स्केड्यूल को तुम्हें याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें 3 एक्ट ऐसे हैं जहां पर जो स्केड्यूल दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, आईडी एक्ट हुआ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हुआ, ठीक है। इनमें कुछ स्केड्यूल दिए गए हैं, इन स्केड्यूल को तुम्हें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखोगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आप पाएंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट में स्केड्यूल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई फर्स्ट स्केड्यूल में क्या दिया है या ये पर्टिकुलर चीज किस स्केड्यूल में दी गई है। तो समझो, फर्स्ट स्केड्यूल की यदि हम बात करें तो फर्स्ट स्केड्यूल में दिया गया है इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेसेस, ठीक है। तो 2023 में सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये किस स्केड्यूल में दिया गया है। 2025 में तुमसे पूछ ली गई है वो नाम जो फर्स्ट स्केड्यूल में है, मतलब ऐसी कौन सी कंपनी होगी, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो फर्स्ट स्केड्यूल में दिया गया है। जब ये क्लास की पीडीएफ में अपलोड करूंगा तो इस पीडीएफ के साथ फर्स्ट शेड्यूल में आने वाली सारी की सारी जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं उनके नाम भी लिख दूंगा, तो तुम उनको एक बार पढ़ लेना बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल बात करता है हैजार्डस प्रोसेस की, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो हैजार्डस प्रोसेस से इन्वॉल्व होती है उनकी बात करता है। जो सेकंड शेड्यूल होता है ये बात करता है परमिसिबल लेवल्स ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इन वर्क एनवायरनमेंट, और ईमानदारी से बोलूं इसको भूल जाओ, सेकंड शेड्यूल कभी नहीं पूछा जाता, ना कभी पूछा जाएगा, भूल जाओ। और फर्स्ट शेड्यूल को भूलने की गलती मत करना। थर्ड शेड्यूल की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट है। थर्ड शेड्यूल बात करता है नोटिफाइबल डिसीजेस। नोटिफाइबल डिसीजेस का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट दी गई है कि ये डिसीज यदि आपकी कंपनी में किसी भी वर्कर को होते तो इनकी सूचना आपको देनी पड़ेगी, इनको नोटिफाइबल डिसीज बोला जाएगा, ठीक है। तो 3 शेड्यूल है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें से पहला बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट है, सॉरी तीसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा तुम भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले में बात करी गई हैजार्डस प्रोसेस की, दूसरे में बात करी गई है नोटिफाइबल डिसीजेस की, दूसरे में बात करी गई है नोटिफाइबल डिसीजेस की। क्लियर है? सो यहां पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आज सही बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पसंद आई होंगी, ठीक है। आप देखेंगे कि यदि आप पूरा एक्ट पढ़ने जाएंगे तो ये जो आपकी एक्ट की पीडीएफ है ना, ये 48 पेजेस की है। 48 पेजेस यदि तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हें 4 से 5 दिन लगेंगे और यही सारे फैक्ट तुम्हें याद करने हैं बस। तो उन 4 से 5 दिन लगाने से अच्छा है तुम 40 मिनट मेरी इस वीडियो को दो। यदि तुम 1.5 की स्पीड में करोगे तो 30 मिनट के आसपास में तुम इस वीडियो को कर लोगे और तुम्हारा पूरा फैक्ट्रीज एक्ट रट जाएगा। जिसको भी एक्सपेरिमेंट करना उन सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तुम 30 मिनट में मेरी ये वीडियो देखो,
ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम पूरी की पूरी 47 पेज की पीडीएफ पढ़ो, या तुम एक बार पहले 47 पेज की पीडीएफ पढ़ो, फिर मेरे वीडियो को देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस वीडियो से, इस पर्टिकुलर पीडीएफ से तुम्हें कितनी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। और यदि आप इस पूरे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, ये डेमो क्लास थी, तो हमारा 2499 का कंप्लीट कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। 6 महीने हैं तुम्हारे पास, यहाँ से कंपटीशन टफ है, और यदि तुम्हें टफ कंपटीशन को निकालना है तो तुम्हें तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी है। यदि तुम वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं पढ़ूंगा, मेरे दोस्त बहुत लेट हो जाओगे। चॉइस तुम्हारी है, तुम फुल कोर्स को लेना चाहो, तुम स्पेशल कोर्स को लेना चाहो। ये स्पेशल कोर्स के सब्जेक्ट ये रहे, फुल कोर्स में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। गोल्डन फैक्ट का एक्सेस तुम्हें दोनों में ही मिल जाएगा। तो हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।